फ्रेंड्स, वेलकम टू लैंग्वेज फैक्ट्स। आज हम अपने लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। हम जावा लैंग्वेज पढ़ रहे थे जिसमें हमने जावा के फीचर्स देखे थे। नेक्स्ट फीचर इज सिक्योर्ड। हमने पिछली क्लास में देखा था कि जावा एक सिंपल लैंग्वेज है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट एंड आर्किटेक्चरल न्यूट्रल है। आज हम देखते हैं जावा सिक्योर्ड भी है। वो कैसे है? जावा इज बेस्ट नोन फॉर इज सिक्योरिटी। विद जावा वी कैन डेवलप वायरस फ्री सिस्टम्स। हम जावा के साथ वायरस फ्री सिस्टम्स बना सकते हैं। सिक्योर क्यों है? क्योंकि इसमें पॉइंटर्स नहीं है, एक्सप्लिसिट पॉइंटर नहीं है। सी प्लस प्लस लैंग्वेज में पॉइंटर्स हैं। पॉइंटर से क्या होता है, जो उसका पर्टिकुलर एड्रेस होता है जिस भी वेरिएबल का, हम उसके साथ एडिटिंग कर सकते हैं, हम वैल्यू को चेंज कर सकते हैं जिससे कि उसकी सिक्योरिटी पे इफेक्ट पड़ता है। तो जावा में वो है ही नहीं। जावा प्रोग्राम्स रन इनसाइड अ जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जावा प्रोग्राम्स हमेशा जावा रन टाइम एनवायरनमेंट में ही रन करते हैं। वो देखो कैसे। अब जैसे ये सी प्लस प्लस प्रोग्राम्स हैं, एप्लीकेशंस हैं, उनमें कैसे रन होगा कि ये सी प्लस प्लस एप्लीकेशन है और ये सीधा यूज़र के इंटरेक्ट में है। इसमें क्या होता है, जो भी हमारी जावा एप्लीकेशंस होती हैं, जो भी उसमें ओएस होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, उसके अंडर एक जेवीएम होगा, इंटरप्रेटर, जो इसमें कि जावा प्रोग्राम्स को रन किया जाता है। जिस भी ओएस में जेवीएम नहीं होगा उसमें जावा एप्लीकेशंस को हम चला ही नहीं सकते हैं। तो इसलिए इससे सिक्योरिटी एनहेंस हो जाती है जावा में। हाउ डज JRE वर्क? The JDK and JRE interact with one another. JDK की क्या है? JDK जावा डेवलपमेंट किट और JRE तो जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, ये तो हम अभी पढ़ के ही आए हैं। Interact with one another to create a sustainable runtime environment that enables the seamless execution of Java-based applications in virtually any operating system. JDK और JRE की हेल्प से ही वो एक रन टाइम एनवायरनमेंट बनता है जिसमें कि जावा के जो प्रोग्राम्स हैं वो रन होते हैं किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। ये हम अभी पढ़ रहे थे ना कि जावा प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है। वो प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट बन कैसे रहा है? जेवीएम की वजह से, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट की वजह से, क्योंकि वो किसी भी एप्लीकेशन पर किसी भी ओएस में चल सकता है। फिर द फॉलोइंग मेकअप्स द JRE आर्किटेक्चर। JRE आर्किटेक्चर क्या है? उसमें है क्लास लोडर, बाइट कोड वेरीफायर, सिक्योरिटी मैनेजर और इंटरप्रेटर। ये चार चीजें हैं इसमें। क्लास लोडर, द जावा क्लास लोडर डायनेमिकली लोड्स ऑल क्लासेस नेसेसरी टू रन अ जावा प्रोग्राम। जो भी जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए क्लासेस चाहिए, डायनामिकली क्लास लोडर लोड कर देता है जावा के अंदर। Since Java classes are only loaded into memory when they are required, जब भी उन क्लासेस की नीड होगी उतनी ही वो मेमोरी में लोड होगी। ठीक है। द JRE यूज क्लास लोडर्स टू ऑटोमेट दिस प्रोसेस ऑन डिमांड। JRE उन क्लास लोडर्स को यूज करता है उसकी डिमांड पे कि जिस क्लास का भी यूज है हमारा, तो JRE उन क्लास लोडर से वो क्लास को लेगा और उसको प्रोसेस में कर देगा। बाइट कोड वेरीफायर, the bytecode verifier ensures that the format and accuracy of Java code before it passes to the interpreter. JVM में जाने से पहले bytecode verifier क्या करते हैं? उसका फॉर्मेट, हर लैंग्वेज का एक फॉर्मेट है, एक सिंटेक्स है, कि उसका फॉर्मेट और उसकी एक्यूरेसी, कुछ भी उसमें एरर्स ना हो, वो bytecode verifier चेक कर रहे हैं। In the event that code violates system integrity or SS rights, the class will be considered corrupt और wouldn't be loaded. अगर कोई भी फॉर्मेट हमारा खराब हुआ, कोई भी उसके अंदर एरर हुआ, कुछ भी इंटीग्रिटी, कुछ भी उसके अंदर प्रॉब्लम हुई, तो वो क्लास करप्टेड मानी जाएगी और वो क्लास चलेगी ही नहीं, एरर शो कर देगा। सिक्योरिटी मैनेजर, it determines what sources a class can access such as reading, writing to the local disk.
सिक्योरिटी मैनेजर क्या करता है कि हम उसमें रीड राइट कर सकते हैं, ओनली रीड कर सकते हैं, ओनली राइट कर सकते हैं, उसमें हम क्या कर सकते हैं उस क्लास में, वो सिक्योरिटी मैनेजर का काम है। इंटरप्रेटर का क्या काम है? दो चीजें होती है, एक इंटरप्रेटर होता है, एक कंपाइलर होता है, दोनों में थोड़ा सा ही फर्क है। Interpreter, after the bytecode successfully loads, the Java interpreter creates an instance of the JVM that allows the Java program to be executed natively on the underlying system machine. Interpreter क्या करता है? जो भी कोड है उसको लाइन बाय लाइन इंटरप्रेट करेगा, उसको लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करेगा सोर्स कोड को इंटरप्रेटर। और कंपाइलर क्या करता है? पूरे कोड को एक बारी में कन्वर्ट करता है बाइनरी कोड में। क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी लैंग्वेज ही समझता है, तो उसमें हमें कन्वर्ट करना पड़ता है। तो बाइनरी कोड में कन्वर्ट करने के लिए दोनों यूज किए जाते हैं, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, इसलिए इंटरप्रेटर स्लो होता है कंपाइलर से। अब इंटरप्रेटर क्या करेगा? वो कंप्लीट बाइट कोड में होने के बाद जावा इंटरप्रेटर क्रिएट इंस्टांस ऑफ द जेवीएम। जेवीएम से पहले एक बाइट कोड फाइल बनती है, जिसमें कि क्या होता है, वो किसी भी मशीन पे चल सकती है। वो फाइल हम अगर जिस मशीन पे भी जेवीएम इंस्टॉल है तो वो किसी भी मशीन पे चल जाएगी। ठीक है, जैसे कि ये कंप्लीट जेडीके के अंदर क्या आ जाता है? जेआरई आता है, जावा रन टाइम एनवायरनमेंट, और टूल्स, डेवलपमेंट टूल्स आते हैं, टूल्स जैसे जावा सी, जावा एक्सेट्रा। ठीक है, कंप्लीट जेडीके के अंदर जेडीके जावा डेवलपमेंट किट। अब जेआरई के अंदर क्या आता है? जावा रन टाइम एनवायरनमेंट। जेवीएम क्या है? इंटरप्रेटर है, इंटरप्रेट करता है लैंग्वेज को। और साथ में क्या आ गई? सेट ऑफ लाइब्रेरीज और कुछ अदर फाइल्स आ गई जेआरई के अंदर। अब आया समझ में कि जेआरई क्या है, जेडीके क्या है, जेवीएम कहाँ पे आ रहा है, कैसे क्या है। अब जावा रोबस्ट है। रोबस्ट मतलब, रोबस्ट सिंपली मीन्स स्ट्रॉन्ग। स्ट्रॉन्ग है जावा। कैसे है? जावा इज रोबस्ट बिकॉज इट यूजेस स्ट्रॉन्ग मेमोरी मैनेजमेंट। इसका मेमोरी मैनेजमेंट बहुत स्ट्रॉन्ग है। देर इज अ लैक ऑफ पॉइंटर दैट अवॉइड सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स। ये तो बहुत मेन पॉइंट है कि इसमें पॉइंटर्स है ही नहीं तो सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स कुछ है ही नहीं। मैंने अभी बताया ना कि पॉइंटर्स की वजह से पॉइंटर्स में हम सीधा एड्रेस में जाके उसकी वैल्यूज को चेंज कर सकते हैं, तो उससे सिक्योरिटी प्रॉब्लम्स इंक्रीज होती हैं, वो है ही नहीं। There is an automatic garbage collection in Java which runs on the Java virtual machine to get rid of objects which are not being used by the Java applications anymore. ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जावा में कि इसमें ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है जावा के अंदर। उसका मतलब क्या हो गया कि अगर हमारा कोई भी एक ऑब्जेक्ट है वो अनयूज्ड है, तो नॉर्मली सी और सी प्लस प्लस में क्या आ जाएगा? इन मेमोरी आउट ऑफ बॉन्ड एरर आ जाता है। तो हमें उसको मैलॉक डीलॉक अगर पढ़ा हो तो आपने, कि हमें उसको डीलोकेट करनी पड़ती है उसकी मेमोरी। जावा में ऐसा नहीं है, वो अपने आप गार्बेज कलेक्शन, ऑटोमेटिक गार्बेज कलेक्शन है इसके अंदर, वो अपने आप ही हो जाता है, हमें करने की जरूरत नहीं होती। देयर आर एक्सेप्शन हैंडलिंग एंड द टाइप चेकिंग mechanism in Java. All these points make Java robust. एक्सेप्शन हैंडलिंग बहुत अच्छी है जावा के अंदर, और चेकिंग मैनेजमेंट सही है जावा के अंदर कि हर चीज चेक करने के लिए, इसलिए ही जावा रोबस्ट है इन सब पॉइंट्स की वजह से। पोर्टेबल तो हुई। द कोड आफ्टर completion of Java source code can run on any architecture and any platform with the condition that JVM exists there. ये तो अभी हम शुरू से पढ़ते ही आ रहे हैं कि जावा का सोर्स कोड कहीं भी हम रन कर सकते हैं, किसी भी प्लेटफॉर्म पे या किसी भी आर्किटेक्चर पे। बस उसकी कंडीशन क्या है? उसमें जेवीएम प्रेजेंट होना चाहिए। जेवीएम क्या? एक इंटरप्रेटर है, जावा वर्चुअल मशीन। डायनेमिक है, जावा इज अ डायनेमिक लैंग्वेज। इट सपोज डायनेमिक लोडिंग ऑफ क्लासेस। अभी हम पढ़ रहे थे ना जेआरई के आर्किटेक्चर में कि उसमें डायनेमिक क्लासेस की लोडिंग होती है, क्लास लोडर वो
डायनामिकली क्लास की लोडिंग कर रहा है। इट मीन्स क्लासेस आर लोडिंग ऑन डिमांड, डिमांड के हिसाब से क्लासेस लोड हो रही हैं। इट ऑल्सो सपोर्ट फंक्शन लाइक इट्स नेटिव लैंग्वेज सी एंड सी प्लस प्लस, और भी जो सी और सी प्लस प्लस के अंदर फंक्शंस हैं ये उनको भी सपोर्ट करता है जावा। Distributed. Java is distributed because it facilitates users to create distributed applications in Java. RMI and EJB are used for creating distributed applications. This feature of Java makes us enable to access file by calling the function from any machine on the internet. अब Java distributed कैसे है कि हम इसे डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं जावा से। RMI और EJB की हेल्प से हम डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशंस बना सकते हैं। इससे क्या हेल्प मिलती है, हम कोई भी फाइल या कोई भी मेथड एक्सेस कर सकते हैं किसी भी फाइल का किसी भी मशीन पे इंटरनेट पे होगी, क्योंकि हमारा क्या है उसमें बस JVM प्रेजेंट होना चाहिए। हम रन तो कोई भी चीज़ कर सकते हैं, तो कोई भी हम फंक्शन किसी भी फाइल का किसी भी मशीन पे हम एक्सेस कर सकते हैं, चला सकते हैं, इसलिए फीचर भी इम्पॉर्टेंट है। हाई परफॉर्मेंस, Java is faster than other traditional interpreted programming language because Java bytecode is close to native code. Java other जो completely interpreted लैंग्वेजेस होती हैं, जो कंप्लीट इंटरप्रेटर ही उनको कोड को कन्वर्ट कर रहे हैं, उनसे तो फास्टर है, क्योंकि जावा का लास्ट में बनता है बाइट कोड के बाद उसके बनता है एग्जीक्यूटेबल कोड। तो बाइट कोड ज़्यादातर नेटिव कोड के बराबर होता है, मतलब एग्जीक्यूटेबल कोड के बराबर होता है, बहुत क्लोज होता नहीं है, क्लोजली होता है। इट इज स्टिल अ लिटिल बिट स्लोअर देन कंपाइल्ड लैंग्वेज, एग्जाम्पल C++, लेकिन ये कंपाइलर लैंग्वेज से स्लो है, जैसे C++ कंप्लीटली कंपाइलर लैंग्वेज है, उसमें इंटरप्रेटर यूज नहीं होता, उससे स्लो है। क्यों स्लो है, क्योंकि इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करता है और कंपाइलर तो कंप्लीट होल एक बारी में ही कर देता है, तो थोड़ा तो स्लो होगा ना उससे। Java is an interpreted language, that is why it is slower than compiled language, जैसे C और C++। समझ में आया? Multi-threaded, a thread is like a separate program executing concurrently. We can write Java programs that deal with many tasks at once by defining multiple threads. इसका एक बहुत कहते हैं ना बेस्ट फीचर लगा लो, या बहुत अलग दोनों लैंग्वेजेस से C और C++ से एक हटके फीचर है मल्टी थ्रेडेड का जावा के अंदर, जिसमें क्या होता है, एक थ्रेड होता है, एक थ्रेड होता है एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम, मतलब एक प्रोग्राम को वो रिप्रेजेंट कर रहा है एक थ्रेड। तो बहुत सारे थ्रेड होते हैं, मल्टीपल थ्रेड्स, जो कि इकट्ठे काम कर रहे होते हैं, मतलब मल्टीपल एप्लीकेशंस एक साथ में काम कर सकती है। The main advantage of multi-threading is that it doesn't occupy space for each thread. थ्रेड का मल्टी-थ्रेडिंग का एक सबसे ज़्यादा फ़ायदा क्या है कि हर एक थ्रेड मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है, एक सिंगल थ्रेड मेमोरी ऑक्यूपाई नहीं कर रहा है। ये क्या करते हैं, शेयर्ड मेमोरी यूज़ करते हैं। It shares a common memory area. Threads are important for multimedia, web applications, etc. ये शेयर्ड एरिया यूज़ करते हैं और थ्रेड्स मल्टीमीडिया और वेब एप्लीकेशंस के लिए यूज़ होते हैं। अगर आपको थोड़ा कम समझ में आया मल्टी थ्रेडेड, तो आगे हमारा ये पूरा कंप्लीट टॉपिक आएगा मल्टी थ्रेडिंग का, तो उसमें अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फीचर्स कंप्लीट हो गए हैं, आगे हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। इस चैनल को सब्सक्राइब करने वालों का आभार।